सर आइसोटोप, आइसोटोन, सर आइसोबार हो आइसोटोन्स, रहा है। हाँ आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार। लिखिएगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लिखिएगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ये क्या होता है? AMU क्या होता है? एक्चुअली यह मेजरिंग यूनिट है, यह यूनिट होता है, ठीक है ना। इसको डिफाइन किया जाता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एलिमेंट। क्या? 1/12 मास ऑफ कार्बन एलिमेंट। ठीक है, तो AMU का डिफिनेशन लिखिए। वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट abbreviated as taken as the 1/12, taken as the 1/12 mass of carbon atom. Mass of carbon atom means the mass of carbon atom कितना आएगा बेटा? 1/12 into 12 by एवोगाड्रोस नंबर। यही होता है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ये 1 AMU हो गया। 12 by Na होगा या नहीं होगा? मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम क्या होगा? 12 by Na। Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है बेटा? 6.022 into 10 raised power 20 23 ना, -23 नहीं 23 माइनस कैसे होता है? +23 सर। इतना एलिमेंट्स, मास ऑफ कार्बन एटम। तो 1 AMU इक्वल टू क्या होगा? 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम कितना आ जाएगा? 1/12 इंटू 12/6.02 इंटू 10 पावर 23। लिखिए लिखे इसको आप कैलकुलेट करोगे 1.6 इंटू 10 पावर -27 kg, इसका वैल्यू आएगा। 1 AMU का वैल्यू आएगा। 1 AMU क्या है? 1/12 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ कार्बन एलिमेंट, कार्बन एटम। बढ़े आगे। मीन्स मैं रख करूं इसको 1 AMU इक्वल टू कितना गया बेटे? 1.66 इंटू 10 रेज़ पावर -27 kg।
नेक्स्ट टॉपिक है मास एनर्जी इक्विवेलेंट। मास एनर्जी इक्विवेलेंट। नेक्स्ट टॉपिक है मास एनर्जी इक्विवेलेंट। आइंस्टाइन इक्वेशन आप जानते होंगे, E इक्वल टू mc स्क्वायर। आइंस्टाइन साहब ने बोला था कि किसी बॉडी में अगर मास होगा तो वह एनर्जी की इक्विवेलेंट होगा, और वह इक्वेशन, वह एनर्जी mc स्क्वायर के बराबर होता है, जहां m मास होता है और c स्पीड ऑफ लाइट होता है। पढ़ा है ना, पढ़े है ना? यस सर। तो लिखिएगा, नीचे लिखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, according to Einstein, mass can be converted into energy. Mass can be converted into energy by equation, E equal to mc square, which is called mass energy equivalent, which is called mass energy equivalent, which is called mass energy equivalent. और अगर हम 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट करें, कितना आएगा? बोलिए, mc स्क्वायर। m कितना हो गया? c कितना होता है? 3 into 10 raised to 8 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आएगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU में इतना एनर्जी होगा। मीन्स ऊपर तरफ करो, 1 AMU एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, पता है ना? जूल। बढ़ा जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मेरी बात सुनो बेटा, मैं आप लोग को पहले एक बात बोला था कि किसी भी बॉडी का 2 मास होता है। एक मास एक्चुअल होता है जो कि मेजर मतलब वेट करके निकालते हैं, और सेकेंड मास होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बताया था ना, किसी भी बॉडी का 2 मास होता है। एक होता है एक्चुअल मास जो कि हम मेजर करके निकालते हैं, और एक होता है न्यूक्लियॉन्स मास। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि एक्चुअल मास और न्यूक्लियॉन्स मास में समथिंग एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, समथिंग डिफरेंट होता है। मतलब न्यूक्लियॉन्स का मास जो होता है वह मोर होता है, ज्यादा होता है किससे? एक्चुअल मास से। तो इसी मास के डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आया क्या? जैसे फॉर एग्जांपल्स आपको जैसे मैं बात करूं, बेदाना, आप बेदाना बोलते हो, बेदाना जानते हो ना? बेदाना, यस सर।
Yes, sir. वेदाना को लेकर मेजर हम करते हैं, मान लो 100 ग्राम हुआ सपोज। अब वेदाना के हर दाने को निकाले, एक एक दाने को निकाले, उसको मेजर किया। बात समझे क्या? क्या 100 ग्राम ही होगा? अलग मास होगा। बात समझे क्या? तो मेरा कहना यह है कि किसी भी एलिमेंट के दो तरह के मास होते हैं। एक होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में जो भी चीज प्रेजेंट है उसका टोटल का मास। कौन कौन प्रेजेंट है बेटा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका मतलब टोटल प्रोटॉन का मास प्लस टोटल न्यूट्रॉन का मास, या टोटल सम क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या कहलाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ सर, यस सर। यस सर, यस सर। यह कोई एलिमेंट है, मान लिया सपोज इसका एक्चुअल मास हमने ऐसे मेजर करके एक्चुअल मास हमने m माना। कितना माना? m माना। अब मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो देखिए इसके न्यूक्लियस में क्या क्या होगा? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना के बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू, आपको पता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताया क्या ना बेटा? हाँ या ना? तो आप इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोल सकते हो? जेड। बोलेंगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. और हम जानते हैं, वी नो दैट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू जेड प्लस एन। जानते हैं क्या? जेड मतलब? Yes, sir. जेड मतलब एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस N. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कैसे आएगा? ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes. यह Yes, नंबर sir. ऑफ न्यूट्रॉन और यह जेड क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन। Protons. तो मान प्रोटॉन। यहाँ तक लिखो, तो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। क्या मैं रख करूं? Yes. तो मास, मैं रफ कर रहा हूं। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा ये बताइए? न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट एलिमेंट का मास। टोटल मास ऑफ, टोटल प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. टोटल मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या? जेड इंटू एम पी। एक क्लियर हुआ? जेड मतलब, जेड का Number of मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एमपी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? Yes, sir. प्लस ये डायग्राम यस सर। प्लस प्लस, आगे बोलिए, बोल सकते हैं प्लस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सही लिखा गलत लिखा? सही है. इनटू मास ऑफ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? Yes. क्या मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हुआ? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और एक्चुअल मास क्या हमने माना था?
m मेजरिंग मास है। अब यह वैल्यू इससे ज्यादा होगा, इससे इसका वैल्यू, यह वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्चुअल मास, मतलब दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मोर देन एक्चुअल मास। अब देखिए यह जो मास है, यह एक ही बॉडी का, हेलो, एक ही एलिमेंट का दो मास, एक न्यूक्लियॉन से अलग आ रहा है और एक्चुअल मास अलग आ रहा है, और इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। समझ में आया नहीं आया? अरे खुल के बोलना, व्हाट इज द मास डिफेक्ट? तो न्यूक्लियॉन्स का मास एंड एक्चुअल मास के डिफरेंस को ही मास डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. तो मास डिफेक्ट क्या होगा बताओ तो? डेल्टा एल क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस एक्चुअल मास। क्लियर हुआ? लिख लिया बेटा? क्या मैं रब करूं ऊपर? इसका मतलब मास डिफेक्ट डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एफ। क्लियर हुआ? Yes, sir. यह मास डिफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक था बाइंडिंग एनर्जी, था ना? नेक्स्ट टॉपिक क्या था? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब पहले समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बात। बेटा रे सुनना सुनना, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और भी टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते होंगे। बेटा प्लीज समझना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और भी टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते होंगे। इट में भी कि आप और भी कहीं पढ़े हो, आप कहीं और से पढ़े होंगे, और फिर जब आप मेरे पास पढ़े होंगे तो आपने कुछ तो अलग देखा होगा। जो अलग देखा, जिसके वजह से हमारे और आपके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हुआ, बॉन्डिंग क्रिएट हुआ, जो गैप फील हुआ। कैसा गैप? मेरे फिजिक्स पढ़ाने में और दूसरे फिजिक्स पढ़ाने में जो गैपिंग फील हुआ, जो डिफरेंस फील हुआ, और वही डिफरेंस के वजह से हमारे और आपके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट हुआ। मेरी बात समझ में आया क्या? मतलब वही एनर्जी का है, क्योंकि आइंस्टाइन साहब ने क्या बोला था कि एवरी मास हैविंग एनर्जी, बोला था ना, एवरी मास हैविंग एनर्जी। मतलब यह मास डिफेक्ट है तो इसमें एनर्जी भी है, और इसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधा है ड्यू टू दिस मास डिफेक्ट ओनली। इसका मतलब यह और यह मास सेम हो जाए तो वह मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आया आप लोग को? हेलो, Yes, sir. क्लियर हुए? हाँ, सर। मतलब इसी गैप, इसी मास डिफेक्ट के वजह से जो एनर्जी है, वही एनर्जी उस मॉलिक्यूल्स को बांधे रखने में, एक इकट्ठा रखने में, जोड़े में, मतलब जोड़ कर रखने में, यही एनर्जी सहायता होती है। यही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। मींस बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए।
बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा बता सकते हैं? मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? Yes, sir. जो मास डिफेक्ट है इनटू सी स्क्वायर, यही बाइंडिंग एनर्जी हो गया। समझ में आया नहीं आया बाइंडिंग एनर्जी? Yes, sir. आए sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब इसी बेसिक्स का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर एक्चुअल न्यूक्लियर फिजिक्स में एंट्री करेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो वह है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मैं रफ करूं? इसको Yes. रफ करूं? तो लिखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। कोई भी एलिमेंट कितना स्टेबल होगा, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी एलिमेंट कितना स्टेबल होगा या कैसे हम डिफाइन करेंगे? कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस कितना स्टेबल है या डिफाइंड हम कैसे करेंगे? तो इसका रूल है, तो लिखिएगा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी सुनिए, किसी भी न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के रेशियो को निकाला जाता है। किसके रेशियो को? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के रेशियो को निकाला जाता है। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो नियरली 1 के बराबर, ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो, तो वह एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, मतलब ऑलमोस्ट दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और तब वही एलिमेंट क्या कहलाता है? मोर स्टेबल होता है। तो लिखिएगा, लिखिएगा द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस कैन बी अंडरस्टूड बाय न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो ही किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी को शो करता है। दैट इज लिख लेना n न्यूट्रॉन एंड z प्रोटॉन। आगे लिखिए नीचे, it has been observed that the nuclei with n by z ratio nearly 1 are more stable जिसका वैल्यू n बाई जेड का वैल्यू 1 के बराबर हो, वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हुआ? हो गया बेटा? Yes, sir. अब हाँ, हम sir. अब ये टॉप बेसिक खत्म हो गया। अब हम रियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। पहला वर्ड आता है रेडियो एक्टिविटी। क्या है? मेरी बात समझना, अब मत लिखना, पहले समझो, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनता है।
यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है और बहुत आसान है, एक बार समझ लोगे हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? सबसे पहले एक मैडम क्यूरी थी, साइंटिस्ट थी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और कुछ हेवी न्यूक्लियस एलिमेंट के न्यूक्लियस में स्लो मोशन में न्यूट्रॉन हो जाए। मेरे वर्ड पे ध्यान देना प्लीज। मैडम क्यूरी एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने क्या किया, कुछ हेवी न्यूक्लियस लिया जिसका कि एटॉमिक मास ज्यादा था, एटॉमिक नंबर ज्यादा था, उस न्यूक्लियस में स्लो मोशन में न्यूट्रॉन भेजा। जैसे ही भेजा तो कुछ न्यूक्लियस एक अलग डिफरेंट तरह की बिहेव करना शुरू कर दी। कैसे? जैसे आप लोग दिवाली में वो नहीं छुरछुरी छोड़ते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वो छुरछुरी जो ऐसे फब्बारे टाइप का निकलता है, देखे हो कि नहीं? हाँ सर। तो क्या कहते हैं, पाउच क्या कहते हैं उसको जो ऐसे निकलता है? पाउच के दे, पाउच। पाउच। बारिश जो भी है, सुनो, बारिश जो भी है, वह कैसे होता है? उसमें आग लगाते हैं और जैसे वो अंदर जाता है तो एकदम छोटे छोटे n नंबर ऑफ तारे टाइप का निकलते हैं, स्टार्स टाइप के निकलते हैं। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? सेम चीज हैपेंस विद द हेवी न्यूक्लियस। वही चीज होने लगा हेवी न्यूक्लियस के साथ। यह सबसे पहले किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। तब उन्होंने बोला ओ, इसका मतलब यह एलिमेंट अलग बिहेव कर रहा है, और तब उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकाला जो इस तरह के बिहेव करते थे, और उस एलिमेंट्स को उन्होंने बोला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या बोला? रेडियो एक्टिव। मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है कि वह स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बिखर जाता है, एकाएक टूट जाता है, एक या एक से ज्यादा नंबर्स में बिखर जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। बात समझ में आया? बात समझ में आया? यस आया सर। आप एक्सप्लोसिव 10 एक्सप्लोसिव, एक था दिन बोलने वाला और एक वो छुरछुरी टाइप का ले लो, बताओ रेडियो एक्टिव के जैसा कौन बिहेव करेगा, छुरछुरी या वो बम? बम कैसे करेगा यार? बम तो ठा दिन बोल के फट जाएगा, यही ना होगा। लेकिन छुरछुरी क्या करेगा? इन नंबर्स ऑफ मतलब स्टार्स निकलेंगे, कटेगा